जय हिंद, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का प्रिंस सर की पाठशाला में। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे नहीं बल्कि प्रैक्टिस करेंगे। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री के जो चैप्टर नंबर 1 है, सोर्स ऑफ स्टडिंग द पास्ट यानी अतीत के अध्ययन के स्रोत से संबंधित एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बच्चों, मैं आपसे एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा और आपको मिलेगा कुछ सेकेंड का टाइम। लेकिन ध्यान रखिए, आंसर देखने से पहले खुद आंसर देने की कोशिश करनी है। अगर आपका सही आंसर हो तो कमेंट में करेक्ट ज़रूर लिखिए, और अगर आंसर गलत हो तो कोई बात नहीं, यही तो क्या है, प्रैक्टिस है। तो तैयार हो जाइए अपनी हिस्ट्री की तैयारी को टेस्ट करने के लिए। देखते हैं आज कितने क्वेश्चन आप बिना गलती करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों का शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे संबंधित हम लोग 50 एमसीक्यू प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होगा। तो ये रहा पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर। व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास क्या है? ऑप्शन में ए दिया हुआ है स्टडी ऑफ वेदर, मौसम का अध्ययन है। बी नंबर ऑप्शन दिया है स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट, अतीत की घटनाओं का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है स्टडी ऑफ एनिमल, जानवरों का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर डी स्टडी ऑफ प्लांट, पौधों का अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इतिहास क्या है? अतीत की घटनाओं का अध्ययन है, यानी सोर्स ऑफ पास्ट इवेंट, यानी अतीत में जो बीत चुका हुआ है उन घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न, हिस्ट्री इज द केयरफुल एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ। जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज द केयरफुल सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ। जो हिस्ट्री इज ए केयरफुल एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ, इतिहास किसकी सावधानीपूर्वक और व्यवस्थित अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर ए स्पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर बी फ्यूचर इवेंट, ऑप्शन नंबर सी पास्ट इवेंट और ऑप्शन नंबर डी वेदर। तो किसका केयरफुल और सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करता है? फ्यूचर इवेंट का, पास्ट इवेंट का, वेदर का, स्पोर्ट का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह पास्ट का अध्ययन करता है, अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ए पर्सन हु स्टडी एंड रिकॉर्ड द फाइंडिंग ऑफ हिस्टोरी इज कॉल्ड। जो व्यक्ति इतिहास का अध्ययन करके उसके निष्कर्षों को दर्ज करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोरियन, ट्रेवलर, साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट। जो व्यक्ति इतिहास के निष्कर्षों का दर्ज करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोरियन बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए पर्सन हु स्टडी एंड रिकॉर्ड द फाइंडिंग ऑफ हिस्टोरी इज कॉल्ड, उसे क्या होते हैं? हिस्टोरियन बोलते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन अवेलेबल मटेरियल रिमेन एंड, इतिहास उपलब्ध भौतिक अवशेषों और किस पर आधारित है? प्रिडिक्शन पर, भविष्यवाणियों पर। ऑप्शन नंबर बी रिकॉर्ड, अभिलेखों पर। ऑप्शन नंबर सी ड्रीम, सपनों पर। ऑप्शन नंबर डी स्टोरी वाली, केवल कहानियों पर। तो दोस्तों जो इतिहास है वो मटेरियल यानी भौतिक अवशेषों और किस पर आधारित है? भविष्यवाणी यानी प्रिडिक्शन। ऑप्शन नंबर बी रिकॉर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी ड्रीम्स, ऑप्शन नंबर डी स्टोरी वाली। तो ये केवल कहानी नहीं है, सपना नहीं, बल्कि क्या है? रिकॉर्ड, अभिलेखों पर निर्भर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
हिस्ट्री हेल्प अस नो हाउ पीपुल ऑफ अर्लियर टाइम, यानी इतिहास हमें यह जानने में मदद करता है कि पुराने समय में लोग कैसे थे। यूज कंप्यूटर, वो कंप्यूटर का यूज करते थे। यूज मॉडर्न कार, आधुनिक कार चलाते थे। लिव्ड रहते थे। फ्लीव मतलब उड़ते थे। तो क्या करते थे? अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इतिहास हमें यह जानने में मदद करता है कि पुराने समय के लोग कैसे थे। यूज कंप्यूटर्स, कंप्यूटर चलाते थे। यूज मॉडर्न कार, आधुनिक कार चलाते थे। ऑप्शन नंबर सी लिव्ड यानी रहते थे। फ्लीव माने उड़ते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर का? ऑप्शन नंबर सी लिव्ड यानी रहते थे। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। हिस्टोरियंस स्टडी द पास्ट इन ए, इतिहासकार अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं? रैंडम वे, बिना क्रम के। ऑप्शन नंबर बी केयरलेस वे, लापरवाही से। ऑप्शन नंबर सी क्रिटिकल वे, आलोचनात्मक तरीके से। ऑप्शन नंबर डी फनी वे, मजाकिया तरीके से। तो कैसे करते हैं? क्रिटिकल वे यानी आलोचनात्मक तरीके से करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। हिस्टोरियंस ट्राई टू फाइंड आउट नॉट ओनली व्हाट हैपेंड बट ऑल्सो, इतिहासकार केवल यह नहीं देखते कि क्या हुआ, बल्कि यह जानने का प्रयास करते हैं कि वाई इट हैपेंड, वह क्यों हुआ। वाट विल हैपन टुमारो, कल क्या होगा। नथिंग एल्स यानी कुछ नहीं। वाट वॉच इट, उसने क्या देखा। द हिस्टोरियंस ट्राई टू फाइंड आउट नॉट ओनली व्हाट हैपेंड बट ऑल्सो, इतिहासकार केवल यह नहीं देखते कि क्या हुआ, बल्कि यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि वह क्यों हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। हिस्टोरिकल नॉलेज मस्ट बी बेस्ड ऑन, जो ऐतिहासिक ज्ञान किस पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर ए इमेजिनेशन पर। ऑप्शन नंबर बी एविडेंस पर। ऑप्शन नंबर सी रूमर्स पर। ऑप्शन नंबर डी गेस। तो जो ऐतिहासिक ज्ञान है किस पर आधारित होना चाहिए? इमेजिनेशन, एविडेंस, रूमर्स, गेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एविडेंस पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो ऐतिहासिक ज्ञान है, हिस्टोरियंस जो नॉलेज है, किस पर बेस्ड होता है? हमेशा एविडेंस पर निर्भर होता है, प्रमाण पर निर्भर होता है। अगले नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर। इतिहास केवल क्या नहीं है? हिस्ट्री इज नॉट जस्ट, इतिहास केवल क्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है स्टडी। ऑप्शन नंबर बी वन स्टोरी। ऑप्शन नंबर सी एविडेंस। ऑप्शन नंबर डी नॉलेज। हिस्ट्री इज नॉट जस्ट, इतिहास केवल क्या नहीं है? इतिहास केवल क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वन स्टोरी। तो इतिहास केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि सेवरल स्टोरी, यानी बहुत सारी कहानियों का क्या करते हैं हम लोग? अध्ययन करते हैं। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। हिस्ट्री टेल अस हाउ पीपुल ऑफ ओदर टाइम्स, जो हिस्ट्री टेल्स अस हाउ पीपुल ऑफ ओदर टाइम्स, इतिहास हमें बताता है कि पुराने समय के लोगों ने कैसे यूज एरोप्लेन एरोप्लेन हवाई जहाज कैसे चलाए। यूज स्मार्टफोन चलाए। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है एक्ट एंड थॉट, कार्य किया और सोचा। यूज कंप्यूटर चलाए। तो पुराने समय के जो लोग थे उसको तो ना तो एरोप्लेन से ज्ञान था, न स्मार्टफोन से, न कंप्यूटर से। तो उसने कैसे किया? एक्ट एंड थॉट, उसने क्या कार्य किया
और कैसे सोचता था वह, तो वो सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, हिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड पीपुल। इतिहास हमें लोगों को किस चीज़ को समझने में मदद करता है? तो इतिहास हमें किस चीज़ को समझने में मदद करता है? बेसिक नीड। ऑप्शन नंबर ए बेसिक नीड, ऑप्शन नंबर बी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी गेम्स, ऑप्शन नंबर डी फ्यूचर प्लान्स ओनली। तो हमें इतिहास इतिहास हमें लोगों को किस चीज़ को समझने में मदद करता है? बेसिक नीड। उसकी बेसिक नीड क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, हिस्ट्री हेल्प अस लर्न फ्रॉम द। हिस्ट्री हेल्प अस लर्न फ्रॉम द लर्न, यानी इतिहास हमें किससे सीखने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए मशीनों से, ऑप्शन नंबर बी मिस्टेक ऑफ द पास्ट, अतीत की गलतियों से, ऑप्शन नंबर सी फ्यूचर भविष्य से, ऑप्शन नंबर डी वेदर मौसम से। तो इतिहास हमें किससे सीखने में मदद करता है? मशीन से, अतीत की गलतियों से, भविष्य से, मौसम से। तो इतिहास हमें तो मशीन से सीखने को नहीं मिलेगा, फ्यूचर से नहीं, मौसम से नहीं। तो इतिहास हमें क्या था? हमारी गलतियों से सीखने को मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न, हिस्ट्री हेल्प अस मेक बेटर डिसीजन इन द। इतिहास हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है, डिसीजन लेने में मदद करता है। कैसे? ओनली क्लासरूम ओनली, क्लासरूम ओनली केवल कक्षा में, प्लेग्राउंड खेल के मैदान में, पास्ट ओनली केवल अतीत में, और ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंट एंड फ्यूचर में, वर्तमान और भविष्य में। तो इतिहास हमें मदद करता है कि हम बेहतर निर्णय ले सकें। कब? प्रेजेंट यानी वर्तमान में और भविष्य में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। हिस्ट्री हेल्प अस नो अबाउट आवर कंट्री। तो हिस्ट्री हमें, जो इतिहास हमें अपने देश की किस चीज़ के बारे में जानने में मदद करता है? हिस्ट्री हमें अपने देश की किस चीज़ के बारे में जानने में मदद करता है? पॉपुलेशन ओनली केवल जनसंख्या, स्पोर्ट्स ओनली केवल खेल, रिच हेरिटेज समृद्ध विरासत, ऑप्शन नंबर डी वेदर यानी मौसम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रिच हेरिटेज यानी समृद्ध विरासत, हमारी जो संस्कृति सभ्यता जो विरासत है उसके बारे में समझने में, अपने देश की संस्कृति को समझने में, अपनी विरासत को समझने में मदद करती है। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। हिस्ट्री हेल्प्स डेवलप ए फीलिंग ऑफ। जो इतिहास हमारे अंदर किस भावना को विकसित करने में मदद करता है? जो पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति, ऑप्शन नंबर बी फियर डर, जल ऑप्शन नंबर सी जेलोसी यानी ईर्ष्या, और ऑप्शन नंबर डी एंगर। पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है देशभक्ति, दूसरा नंबर डर, तीसरा नंबर ईर्ष्या। यानी ईर्ष्या मतलब क्या होता है? किसी से क्या करना? जलस फील करना। ऑप्शन नंबर डी एंगर यानी क्रोध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति। इतिहास हमें क्या कहते हैं? इतिहास हमारे अंदर किस भावना का विकास करते हैं? इतिहास हमें क्या करता है? देशभक्ति की भावना का विकास करते हैं। अगले नंबर प्रश्न, हिस्ट्री इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पीरियड। जो इतिहास है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालों में बांटा जाता है? इतिहास को सामान्यतः कितने कालों में बांट सकते हैं? 5, 3, 4, 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर हो जाता है। 3 भागों में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा है? एंसेंट, मिडाइवल और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? मॉडर्न। इतिहास में कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं, एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न। विच इज़ द फर्स्ट हिस्टोरिकल पीरियड? जो फर्स्ट हिस्टोरिकल पीरियड कौन सा है इसमें? पहला ऐतिहासिक काल कौन सा है? मॉडर्न पीरियड, ऑप्शन नंबर बी मिडाइवल पीरियड, ऑप्शन नंबर सी एंसेंट पीरियड, ऑप्शन नंबर डी फ्यूचर पीरियड। तो पहला ऐतिहासिक काल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एंसेंट पीरियड यानी प्राचीन काल। तो इतिहास का जो पहला काल है उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्राचीन काल कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो एंसेंट पीरियड बोलते हैं। अगले नंबर प्रश्न, एंसेंट पीरियड जो कंटिन्यूअस अप टू द बिगिनिंग ऑफ द प्राचीन काल किस शताब्दी के आरंभ तक माना गया है? ऑप्शन नंबर ए 18th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 10th सेंचुरी। तो प्राचीन काल किस शताब्दी के आरंभ तक माना गया है? तो 8th सेंचुरी तक माना जाता है, 8वीं शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है, क्योंकि यहीं से क्या स्टार्ट हो जाता है? मिडाइवल पीरियड स्टार्ट होता है, यानी मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं, मिडाइवल पीरियड जो बिगिन फ्रॉम द यानी मध्यकाल किस समय से शुरू माना जाता है? जो मध्यकाल है किस समय से शुरू माना जाएगा? 20th सेंचुरी से, 18th सेंचुरी से, 8th सेंचुरी से, और ऑप्शन नंबर सी 5th सेंचुरी से, ऑप्शन नंबर डी 18th सेंचुरी से। तो मिडाइवल पीरियड बिगिन फ्रॉम द मध्यकाल किस समय से शुरू माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 8th सेंचुरी से इसका शुरुआत माना जाता है। इसको भी कितने भाग बांटते हैं? 2 भाग में बांटते हैं। 2 भाग में बांटते हैं। पहला नंबर मिडाइवल पीरियड कितने भागों में? 2 भागों में। एक वो 8th सेंचुरी से लेकर 30th सेंचुरी और 13 से 80th सेंचुरी तक। अगला नंबर प्रश्न, है आपके स्क्रीन पर, मॉडर्न पीरियड बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द। जो मॉडर्न पीरियड की शुरुआत कहाँ से होती है? 10th सेंचुरी से, 5th सेंचुरी से, 8th सेंचुरी से और 18th सेंचुरी से। तो आधुनिक काल की शुरुआत किस शताब्दी से माना जाता है? 18th सेंचुरी से माना जाता है। किससे माना जाता है? 18th सेंचुरी से, क्योंकि मनुष्य के प्रारंभ से जो प्राचीन घटनाओं का शुरुआत माना जाता है एंसेंट कितना चलता है? 8th सेंचुरी तक चलता है। और 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक इसको बोलते हैं मिडाइवल। और 18th सेंचुरी से जो आज वर्तमान में चल रहा है उसे क्या बोलते हैं? मॉडर्न। क्या बोलेंगे? मॉडर्न। दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। आइए एक बार फिर समझाते हैं। हिस्ट्री को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। एक एंसेंट, पहला नंबर क्या हो गया? एक एंसेंट, दूसरा नंबर मिडाइवल और तीसरा नंबर मॉडर्न। यह मनुष्य के जीवन से शुरुआत होकर और 8th सेंचुरी तक आता है। और यह 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक, और ये 13th सेंचुरी से नहीं सॉरी दोस्तों, मिडाइवल 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक। इसको 2 भागों में बांटे हुए हैं, 8 से 13th सेंचुरी और 13 से 18th सेंचुरी। और मॉडर्न यानी आधुनिक काल को 18th सेंचुरी से वर्तमान समय तक चलते हैं।
तो ये सब क्या है, आधुनिक है। इतिहास के कितने भाग में बांटते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। पहले नंबर कौन सा, एंसेंट, दूसरा नंबर मिडाइवल और तीसरा नंबर कौन सा, मॉडर्न। इसका टाइम पीरियड कितना से कितना तक है, जो मनुष्य के जीवन से प्रारंभ होकर और 8 सेंचुरी तक, 8 सेंचुरी से 13 सेंचुरी, 13 नहीं 18 सेंचुरी, और 18 सेंचुरी से वर्तमान तक। आइए आगे बढ़ते हैं। CE स्टैंड फॉर, CE का पूरा नाम क्या है, करेंट इवेंट, कॉमन इंग्लिश, कॉमन एरा। CE स्टैंड फॉर, CE का पूरा नाम क्या है, कॉमन इवेंट, कॉमन इंग्लिश, कॉमन एरा। सॉरी दोस्तों, करेंट इवेंट, कॉमन एरा, कॉमन इंग्लिश, कॉमन एरा और सेंट्रल एरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन एरा होता है। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। BCE स्टैंड फॉर, BCE का पूरा नाम क्या है, बिफोर कॉमन एरा, ब्रिटिश कॉमन एरा, बिफोर सेंट्रल एरा, बिफोर करेंट इवेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिफोर कॉमन एरा। और सी का फुल फॉर्म क्या होगा, कॉमन एरा, और BCE का फुल फॉर्म क्या होगा, बिफोर कॉमन एरा। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। द वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द किस लैटिन शब्द से बना हुआ है, जो लैटिन जो वर्ड है किस शब्द से बना हुआ है, मैन, मनु, स्क्रिप्ट और मैनस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, मेनू यानी मनु। तो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द किस लैटिन शब्द से बना हुआ है, मनु से बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट आर, पांडुलिपियाँ क्या होती है, टूल्स, क्वाइंस, बिल्डिंग, हैंड रिटेन बुक। तो पांडुलिपि क्या होती है, हैंड रिटेन क्या होता है, बुक होती है, हैंड रिटेन बुक्स होती हैं। और मैन्युस्क्रिप्ट किस लैटिन वर्ड से बना हुआ है, मनु से बना हुआ है। अगले ना प्रश्न, एंशिएंट हिस्ट्री सोर्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरी, जो प्राचीन इतिहास के स्रोतों को मुख्य रूप से कितने श्रेणियों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास की श्रेणियों को मुख्य रूप से कितने भाग में बांटा गया। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 5 और ऑप्शन नंबर डी 3। तो प्राचीन इतिहास के जो स्रोत है उसे कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और 2 भाग कौन कौन सा हो जाएगा, एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरा नंबर क्या होगा, लिटरेरी सोर्स हो जाएगा, यानी पुरातात्विक अवशेष, और दूसरा नंबर कौन सा, साहित्यिक स्रोत। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आर्कियोलॉजिकल सोर्स, निम्नलिखित से कौन सा पुरातात्विक स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए पोयम, ऑप्शन नंबर बी नोवेल उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी इंस्क्रिप्शन एंड अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी स्टोरी। पुरातात्विक स्रोत जिसमें क्या होता है, रिटेन यानी रिटेन साक्ष्य इसमें उपलब्ध नहीं होता है। आर्कियोलॉजिकल में क्या होता है, सीधा बात याद रखना है, इसमें नो रिटेन यानी रिटेन साक्ष्य इसमें नहीं होगा। कविता तो नहीं होगा, उपन्यास जो कविता है, कविता नहीं होगा, कविता नहीं होगा, नोवेल उपन्यास भी नहीं होगा, कहानी भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्या है, लिखित है। इंस्क्रिप्शन जो लिखा नहीं जाता है, यह क्या है, अभिलेख। अगला ना प्रश्न,
आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पुरातत्व किसका अध्ययन है? वेदर, रिमेन्स ऑफ द पास्ट, फ्यूचर इवेंट, लैंग्वेज ओनली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अतीत के अवशेषों का। रिमेन्स ऑफ द पास्ट यानी समय में, अतीत में जो बीत चुका है उसका क्या करता है? स्टडी करता है। आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पुरातत्व किसका अध्ययन करता है? रिमेन्स ऑफ द पास्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर ओल्ड रिमेन्स थ्रू, पुरातत्वविद पुराने अवशेषों को किसके माध्यम से खोजते हैं? टेलीविजन के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी न्यूज़पेपर के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? एक्सकेवेशन यानी खुदाई के मदद से। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो डिस्कवर ओल्ड रिमेन थ्रू, प्रकृति पुराने अवशेषों किसके माध्यम से खोजेंगे? उस समय टेलीविजन तो था नहीं, कंप्यूटर नहीं था, न्यूज़पेपर नहीं था, तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एक्सकेवेशन है, खुदाई के मदद से ज़मीन के अंदर खन कर खुदाई करता था, उसके बाद पुराने जो अवशेष मिलता था उसका अध्ययन करता था। कौन? आर्कियोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग ऑन, अभिलेख किस पर लिखे जाते थे? ऑप्शन नंबर ए ईयर, हवा, ऑप्शन नंबर बी वाटर, पानी, ऑप्शन नंबर सी हार्ड सब्सटेंस यानी कठोर पदार्थ पर, ऑप्शन नंबर डी क्लाउड्स यानी बादल पर। हवा पर नहीं लिखा जाएगा, पानी पर नहीं लिखा जाएगा, बादल पर नहीं लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हार्ड सब्सटेंस यानी कठोर पदार्थ पर लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन कंटेन इंस्क्रिप्शन, निम्नलिखित में से किस पर अभिलेख मिल सकते हैं? वाटर, ऑप्शन नंबर बी रॉक एंड पिलर, ऑप्शन नंबर सी क्लाउड्स, ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक बैग ओनली। तो इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख किस पर मिल सकते हैं? क्योंकि हार्ड सब्सटेंस ये पानी हार्ड तो नहीं है, इस पर नहीं मिलेगा। क्लाउड्स बादल, इस पर भी नहीं मिलेगा। प्लास्टिक ये भी हार्ड नहीं है। रॉक एंड पिलर्स, रॉक्स एंड पिलर यानी चट्टान और स्तंभों पर मिल सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह हार्ड सरफेस है। हार्ड सरफेस पर इंस्क्रिप्शन लिखा जाता था। अगला नंबर प्रश्न है, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इंस्क्रिप्शन का जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी जियोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी न्यूमिस्मेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी क्या कहते हैं? इपिग्राफी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इपिग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इपिग्राफी, हिंदी में बोले तो अभिलेखा शास्त्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों और ऑप्शन भी देख सकते हैं। आर्कियोलॉजी जो पुरानी वस्तुओं को खनन जो अध्ययन करता है उसको बोलते हैं। और जियोग्राफी, जियोग्राफी है जिसमें क्या आता है? भूगोल है, भूगोल की बात कर रहे हैं। और ऑप्शन नंबर सी न्यूमिस्मेटिक्स, क्वाइंस, क्वाइंस का जो अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। और इंस्क्रिप्शन का जो अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इपिग्राफी बोलते हैं। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। अशोक रॉक एडिक्ट हेल्प अस नो अबाउट हिज, अशोक के शिलालेख हमें किस विषय में जानकारी देते हैं? हेल्प, जो अशोक रॉक एडिक्ट हेल्प यानी किस विषय में हमें जानकारी देती है? फूड हैबिट वाली, केवल खाने पाने में, ऑप्शन नंबर बी धमकी, ऑप्शन नंबर सी चाइल्डहुड गेम्स, ऑप्शन नंबर डी फैमिली एल्बम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी धम की जानकारी देता है। और धम क्या है? संस्कृत वर्ड है या हिंदी या पाली या प्राकृत? तो ये कैसा है? प्राकृत वर्ड है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। द स्टडी ऑफ क्वाइंस इज कॉल्ड, सिक्का के अध्ययन को यानी सिक्कों के जो अध्ययन किया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? अभी बताए हैं, न्यूमिस्मेटिक्स, जियोग्राफी, इपिग्राफी, आर्कियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो सिक्कों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं, और जो इंस्क्रिप्शन का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इपिग्राफी बोलते हैं। और जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसे आर्कियोलॉजी, और जो भूमि संबंधी अध्ययन करता है उसे जियोग्राफी कहते हैं। क्वाइंस कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट,
सिक्के किसके बारे में जानकारी दे सकते हैं? फ्यूचर, वेदर ओनली, मॉडर्न इन्वेंशन और ऑप्शन नंबर डी ट्रेड एंड इकोनॉमिक कंडीशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार फिर से देख लीजिए ऑप्शन। क्वाइंस कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी सिक्के किसके बारे में जानकारी देता है? फ्यूचर, वेदर, मॉडर्न इन्वेंशन, ऑप्शन नंबर डी ट्रेड एंड इकोनॉमिक कंडीशन। सिक्के का संबंध किससे है? पैसा। जो पैसा है, पैसा का संबंध क्या है? खरीद बिक्री, कुछ उसे कुछ खरीदेंगे भी, खरीद कर सकते हैं, कुछ बेच सकते हैं। इसमें क्या था? ट्रेड एंड इकोनॉमिक कंडीशन, व्यापार और आर्थिक परिस्थिति है, व्यापार और आर्थिक परिस्थिति से संबंधित है। इसका राइट आंसर का जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वाइंस में बियर द नेम एंड पोर्ट्रेट्स ऑफ, यानी क्वाइंस में बियर द नेम एंड पोर्ट्रेट्स ऑफ, सिक्कों पर किसके नाम और चित्र हो सकते हैं? डॉक्टर्स, किंग, फार्मर, टीचर। तो सिक्कों पर किसके नाम और चित्र हो सकते हैं? डॉक्टर साहब का तो नहीं होगा, फार्मर का भी नहीं होगा, टीचर का भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन समय क्या था? राजा था, रानी थी, तो राजा रानी का होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले नंबर प्रश्न। समुद्रगुप्त क्वाइंस शो दैट ही वाज ए डिवोट ऑफ, समुद्रगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि वह किसका भक्त था? ऑप्शन नंबर ए बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध की, ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी की, ऑप्शन नंबर सी विष्णु की, ऑप्शन नंबर डी शिव की। तो समुद्रगुप्त किसकी पूजा करता था? जो समुद्रगुप्त किसकी पूजा करता था? भगवान विष्णु का। किसका? भगवान विष्णु। तो इसका राइट आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी। समुद्रगुप्त किसका भक्त था? भगवान विष्णु का। और इसको म्यूजिक बहुत ही अधिक पसंद था, इसलिए इसके सिक्कों पर इसको बीना बजाते हुए दिखाया गया है। अगला नंबर प्रश्न। टेम्पल, फोर्ट, प्लेस बिल्ड फॉर ए स्पेशल पर्पस आर कॉल्ड, विशेष उद्देश्य से बनाए गए मंदिर, किले और महल क्या कहलाते हैं? टेम्पल, फोर्ट, प्लेस। जो विशेष उद्देश्य से, स्पेशल पर्पस से बनाए जाते हैं, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए फॉसिल यानी जीवाश्म, ऑप्शन नंबर बी क्वाइंस सिक्के, ऑप्शन नंबर सी मैन्युस्क्रिप्ट एंड पांडुलिपि, ऑप्शन नंबर डी मोन्यूमेंट यानी स्मारक। तो इसे किस नाम से जानेंगे हम लोग? मोन्यूमेंट के नाम से जानेंगे, यानी मोन्यूमेंट्स के नाम से, स्मारक के नाम से जानेंगे। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन्स ऑफ मोन्यूमेंट एंड, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, पुरातत्वविद है, स्मारकों के अवशेषों के साथ साथ क्या खोजते हैं? ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी मॉडर्न कार, ऑप्शन नंबर सी टूल्स, पोर्ट्स एंड ऑर्नामेंट्स, ऑप्शन नंबर डी टेलीविज़न। ना तो कंप्यूटर था उस समय, ना कार था और ना टेलीविज़न था। इसके क्या खोजेंगे? टूल्स यानी औजार, पोर्ट्स मतलब बर्तन, ऑर्नामेंट मतलब आभूषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न। फॉसिल्स आर मेनली इम्प्रिंट्स ऑफ प्लांट, एनिमल और ह्यूमन प्रिजर्वेड इन, यानी जीवाश्म मुख्य रूप से यानी पौधों यानी प्लांट, एनिमल और ह्यूमन, पौधे, जानवरों और मनुष्यों के अवशेष होते हैं जो सुरक्षित होते हैं। कहाँ पर सुरक्षित होते हैं? रॉक यानी चट्टानों में, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर सी वाटर, ऑप्शन नंबर डी हवा। तो जो जीवाश्म कहाँ पर मौजूद होते हैं, उसमें कहाँ पर सुरक्षित रहते हैं, अवशेष उसको कहाँ पर मिल सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चट्टानों में मिल सकते हैं, यानी रॉक्स में, क्योंकि प्लास्टिक में तो मिलेगा नहीं, पानी में तो गल जाएगा, हवा में क्या होगा? यहाँ पर हवा में बहुत ही सरल का नष्ट हो सकता है,
लेकिन चट्टानों में रहेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर सुरक्षित रहता है। अगला नंबर प्रश्न है, फॉसिल आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट। जीवाश्म किसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है? मॉडर्न मशीन्स की, फ्यूचर एनिमल, मॉडर्न सिटीज, एक्सटेंट स्पीसीज यानी विलुप्त प्रजातियाँ। जो फॉसिल आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट, जीवाश्म किसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है? मशीन के बारे में जानकारी नहीं देगा, भविष्य के जानवर के बारे में नहीं, आधुनिक शहर के बारे में नहीं, इसके बारे में देगा एक्सटेंट स्पीसीज यानी जो विलुप्त हो चुका है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं डायनासोर। डायनासोर क्या हो गया, विलुप्त हो चुका है, लेकिन उसकी हमें क्या है, जानकारी मिलती है क्योंकि वो विलुप्त पड़ जाती है, जो यहाँ से समाप्त हो गया, अब अस्तित्व में नहीं है। अगला नंबर प्रश्न है, आर्टिफैक्ट इंक्लूड यानी कलाकृतियाँ में क्या शामिल है? आर्टिफैक्ट कलाकृति, कला, जैसे किसी को पेंटिंग करना है, किसी को मूर्ति बनाना है, ये सब क्या एक बार कला है। राइटिंग स्किल, ये क्या कला है। तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन नंबर देखते हैं, रिवर एंड माउंटेन्स नदियाँ और प्रवाह। ऑप्शन नंबर बी स्कल्पचर एंड पेंटिंग मूर्ति और चित्र। ऑप्शन नंबर सी रोड्स वन केवल सड़कें। ऑप्शन नंबर डी क्लाउड्स एंड रेन बादल और वर्षा। तो इसमें कला कौन सा हो जाएगा? इसमें कला हो जाएगा कौन सा, स्कल्पचर एंड पेंटिंग यानी मूर्ति और चित्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले नंबर प्रश्न, एक्सकेवेशन एट तक्षशिला प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द। तक्षशिला के जो खुदाई किया जाता है तो किसके बारे में जानकारी मिली? गुप्त वंश, चोल वंश, कुषाण डायनेस्टी, मौर्य वंश। तो किसके जो तक्षशिला की खुदाई किया जाता है तो किसके बारे में जानकारी हमें मिलती है? इसका राइट आंसर का जगह ऑप्शन नंबर सी कुषाण वंश के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कुषाण डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है। तक्षशिला, तब पूछा जाए दोस्तों, एक्सकेवेशन एट तक्षशिला प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द। तक्षशिला की खुदाई से किसके बारे में जानकारी मिलती है? कुषाण डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। पांडुलिपियाँ किस प्रकार का स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए नेचुरल सोर्स है, प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी लिटरेरी सोर्स। ऑप्शन नंबर सी जियोग्राफिकल सोर्स। ऑप्शन नंबर डी आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो पांडुलिपि मतलब क्या है, लिखा गया सोर्स है, लिखा गया है। स्रोत दो है, एक होता है आर्कियोलॉजिकल जो नहीं लिखा गया है, एक है लिटरेरी जो लिखा गया है। तब बताइए इसमें कौन सा लिखा गया है? नेचुरल सोर्स प्राकृतिक स्रोत, लिटरेरी सोर्स साहित्यिक स्रोत, ज्योग्राफिकल स्रोत यानी भौगोलिक स्रोत। ऑप्शन नंबर डी आर्कियोलॉजिकल स्रोत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लिटरेरी स्रोत यानी साहित्यिक स्रोत जो लिखा गया है। पांडुलिपि का मतलब क्या होता है, हाथ से लिखा गया। अगला नंबर प्रश्न है, मैन्युस्क्रिप्ट वेयर रिटेन ऑन। पांडुलिपियाँ किन चीज़ों पर लिखे जाती थी? ग्लास, आयरन, प्लास्टिक शीट्स, पाल्म लीव्स एंड बर्च बार्क यानी तार के पत्तों और भोजपत्रों की छाल पर। तो किस पर लिखी जाती थी? तार के पत्तों और भोजपत्र की छाल पर। पाल्म लीव्स एंड बर्च बार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाल्म लीव्स एंड बर्च बार्क। तार के पत्तों और भोजपत्रों की छाल पर लिखी जाती थी। अगला नंबर प्रश्न है, ए स्क्रिप्ट इज ए फॉर्म ऑफ राइटिंग ए पार्टिकुलर यानी लिपि किसी विशेष किसकी लिखित रूप होती है? लिपि किसी विशेष किसकी लिखित रूप होती है? लैंग्वेज, माउंटेन, कंट्री, रिवर। जो लिपि मतलब क्या होता है, लैंग्वेज होता है, जैसे हिंदी। हिंदी का जो स्क्रिप्ट लिपि है कौन सा है? देवनागरी। और इंग्लिश का कौन सा है? रोमन है। तो ये क्या है, एक लैंग्वेज है। हिंदी क्या एक लैंग्वेज है, इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है। अगला नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द फोर वेद। इसमें से
वेद चुनना है, यानी निम्नलिखित में से 4 वेद कौन कौन से हैं? अर्थशास्त्र, इंडिका, हर्षचरित्र, वेद। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है वेद, पुराण, जातक, इंडिका। ऑप्शन नंबर सी रामायण, महाभारत, जातक, इंडिका। ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेद कौन कौन सा है? इसमें से कौन सा वेद है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। और संगीत का जन्म किस वेद से हुआ है? संगीत की जो उत्पत्ति होती है किस वेद से हुआ है? सामवेद से। और काला जादू का अथर्ववेद से। अगला नंबर प्रश्न है, जो ब्राह्मण्य, आरण्यक एंड उपनिषद आर रिलेटेड टू। जो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए फॉरेन लिटरेचर से, विदेशी साहित्य से। ऑप्शन नंबर बी मॉडर्न लिटरेचर, आधुनिक साहित्य से। ऑप्शन नंबर सी वैदिक लिटरेचर यानी वैदिक साहित्य से। ऑप्शन नंबर डी सेकुलर लिटरेचर। जो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद किससे संबंधित हैं? वैदिक लिटरेचर से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न देखते हैं, द जातक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड। यानी जातक किस प्रकार की परिस्थिति के बारे में जानकारी देती है? कल्चरल कंडीशन। ऑप्शन नंबर बी स्पोर्ट्स कंडीशन। ऑप्शन नंबर सी मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल कंडीशन। और ऑप्शन नंबर डी वेदर कंडीशन, मौसम की परिस्थितियाँ। तो जातक किसके बारे में जानकारी देती हैं? ऑप्शन नंबर ए कल्चरल कंडीशन यानी सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में, सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में हमें जानकारी देती है। एक बार फिर से देख लीजिए इस प्रश्नों को। द जातक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड डेवलप। जातक किस प्रकार की परिस्थिति की जानकारी देती है? कल्चरल कंडीशन, स्पोर्ट कंडीशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, वेदर कंडीशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्चर कंडीशन यानी सांस्कृतिक परिस्थितियों की जानकारी देती है। अगला नंबर प्रश्न, हु रोट द अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र किसने लिखा था? मेगास्थनीज, बाणभट्ट, कौटिल्य, हेनस्वांग। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कौटिल्य को 2 और नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त, इसको विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, और चाणक्य के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर और इसका लास्ट प्रश्न, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बाणभट्ट के लेखक बाणभट्ट और बाणभट्ट के लेखक कौन है? जो बाणभट्ट अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज इंडिका, हेनस्वांग मुद्रा राक्षस, कौटिल्य इंद्रिका। दोस्तों निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यानी कौन सा इसमें सही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, देखिए दोस्तों, बाणभट्ट कौन सा पुस्तक लिखा था? हर्षचरित्र पुस्तक लिखा था। मेगास्थनीज कौन सा पुस्तक लिखता है? इंडिका पुस्तक लिखती है। हेनस्वांग मुद्रा राक्षस नहीं लिखता है। कौटिल्य इंडिका नहीं लिखता। कि इंडिका के लिए कौन है? मेगास्थनीज। सीधा मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखा था? इंडिका पुस्तक लिखा था। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। तो दोस्तों बताइए कैसा लगा वीडियो आप लोगों को, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।